हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चलिए तो देख लेते हैं कि अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक बार रिवाइज आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले आपने बात की है यहाँ पर कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लिनियस ने वर्गीकरण के किस साम्राज्य का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के सबसे छोटा वर्ग क्या है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, यानी कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आंसर हमने यहाँ पे इसके डिस्कस किए हैं, मान के चल रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है बेंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली दी थी। आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट आपने बात की थी व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम सिस्टम, यानी कि 5 राज्य व्यवस्था में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई, यानी कि कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पे क्या करना है, गलत कथन चूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि अफ्रीकी नींद की बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन है आपके और वो आपको यहाँ पे चूज करने हैं। लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, यानी कि लीनियस ने नामकरण की एक प्रणाली विकसित की थी जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन है, आप चूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज टैक्सॉन, यानी कि टैक्सॉन क्या है। आपने कहा कि टैक्सॉन जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे, आपने कहा कि जो क्लासिफिकेशन के आपके पास अलग अलग रैंक आ रही थी, अलग अलग स्तर जो आपके पास आ रहे थे, उसे आप कह रहे थे टैक्सॉन है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीबीएन के फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी, आपने कहा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आप लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने जिससे पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन कि जो वायरस होते हैं वो वायरस से कैसे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपने आंसर को पढ़िए। चलिए तो जब हमने बात की थी यहाँ पे वायरस के बारे में, वायरस के बारे में सबसे पहले हमने कहा था कि जो वायरस होते हैं और जो वायरॉइड्स होते हैं, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा छोटा होता है वो होता है वायरॉइड। ठीक है। वायरस कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई देता है। सेकेंड जो सबसे मेन डिफरेंस आता है, आपने कहा दोनों न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बाहर अगर वायरस की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन की क्या होती है, कवरिंग होती है, और वायरॉइड्स में वो कवरिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है, आपने कहा था जो वायरॉइड्स होते हैं इनफैक्ट ओनली प्लांट, सिर्फ प्लांट को ही क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप बात करें वायरसेस के बारे में, आपने कहा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको ही क्या करेंगे, ये इम्पैक्ट करेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आता है, आपको बोला गया किंगडम फंजाई की अलग अलग क्लासों में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो आपके पास 4 क्लासेस आई थी, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब आपको दिए गए हैं कि आपको 2 आधार दिए गए हैं, यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का पाया जा रहा है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें चारों में। फाइकोमाइसीट्स में आपने कहा ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि जिसे आप मृतोपजीवी कहते हैं, और पैरासिटिक होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स में आपने कहा ये डिकम्पोजर्स भी होंगे, सैप्रोफिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी होते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं डिकम्पोजर, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने बोला यहाँ पर जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और ड्यूटेरोमाइसीट्स में आपने कहा डिकम्पोजर्स, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक तीनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने कहा जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं उसमें जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो जूस्पोर के द्वारा पाया जाता है जो मोटाइल होते हैं, और एप्लोनोस्पोर के द्वारा पाया जाता है जो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होगा यहाँ पर जिनमें मूवमेंट पाया जा रहा है, नॉन मोटाइल क्या होंगे, जिनमें मूवमेंट नहीं पाया जा रहा है। अलैंगिक जनन कैसे होता है, आपने कहा जाइगोट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। जो लैंगिक जनन होता है उसमें गैमीट बनेंगे, ये आप लोग जानते हैं। गैमीट सेम भी दिख सकते हैं और डिफरेंट भी दिख सकते हैं।
नेक्स्ट आपने बात की है एस्कोमाइसिट्स के बारे में। आपने कहा थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो स्पोर्स के द्वारा हो रहा है और उन स्पोर्स को आप कोनिडिया कह रहे हैं। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो आपने कहा यहाँ पे जो स्पोर होंगे उसे आप क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। बेसिडियोमाइसिट्स में आपने क्या बोला, बाय वेजिटेशन रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो अलैंगिक जनन है वो बर्डिंग के द्वारा होगा। फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इज अ प्लाज्मोगैमी। और डिटोरोमाइसिट्स में आपने क्या बोला, थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। अलैंगिक जो आपके पास क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, उन्हें क्या आपने कहा, कोनिडिया कहा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आप बात कर रहे थे कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आपने कहा उनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इनमें पैलिसल पाए जाते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। 2 फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं। दोनों जो फ्लैजिला होते हैं उनका जो साइज है वो डिफरेंट यहाँ पर होता है, लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होंगे अगर यहाँ पर क्या होगी, सनलाइट होगी, और हेटेरोट्रॉप होंगे, परपोषी होंगे अगर यहाँ पर सनलाइट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपके पास जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो था, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको कहा गया कि जब आपके पास आज क्या मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलता है, आप सीधे उस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। आपने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर आया है, लेकिन 5 किंगडम आने से पहले आपके इससे पहले क्या हुआ, बहुत सारी डिस्कवरी हुई। ठीक है, बहुत सारी रिसर्चेस की गई और बहुत सारी क्लासिफिकेशन भी दिए गए। तो आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले जो अरस्तु थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए थे। ठीक है, क्या दिए हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने बोला उन्होंने एक किंगडम में डिवाइड किया है प्लांट को और दूसरे में डिवाइड किया है एनिमल को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने क्या किया, एक किंगडम में उन्होंने प्लांट को रखा, दूसरे में उन्होंने एनिमल को रखा। अब उन्होंने कहा कि प्लांट के भी उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए थे। कैसे बनाए थे, उन्होंने कहा था हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्री होती है, जिसे आपने जड़ी बूटी, हर्ब्स को आप जड़ी बूटी कहते हैं, श्रब को आप झाड़ियां कहते हैं, ट्री को आप पेड़ कहते हैं, आप जानते हैं। अब ये जो चीजें आप देख रहे हैं, आपने बोला ये किस आधार पर किए गए होंगे, आपने कहा कि फिजियोलॉजी के आधार पर। ठीक है, जहां पर देखा गया कि जो प्लांट्स है वो किस प्रकार के हैं। आप जब आप छोटी क्लासेस में थे, 6th और 7th में थे, तब आपने सेम चीज पढ़ी थी। आपने बोला था कि यहाँ पर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपने पढ़े थे। फिर आपने कहा था रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। ठीक है, फिर आपने कहा था रूट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, शूट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। अब आपने बोला टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के प्रकार आपने पढ़े थे, पौधों का वर्गीकरण वहां पर आपने पढ़ा था। ध्यान दीजिए, आपने पौधों का प्लांट्स का वर्गीकरण पढ़ा था वहां पर। तो वहां पर आपने क्या बोला था, किसके आधार पर, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में थे। अभी तो आपको इतना समझना है कि यहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और हर एक पेड़ पौधे उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो जब आप बेसिक सी चीजें समझेंगे, जब आप क्या करेंगे, फिजियोलॉजी को समझेंगे, तभी आप आगे जाके क्या समझ सकेंगे, किंगडम प्लांटी को समझ सकेंगे। उस टाइम पे आपको बोला गया था कि तने के आधार, ठीक है, तने के आधार पर और पेड़ की लंबाई के आधार पर आपने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आधार आपने क्या देखा था, आपने देखा था तना किस प्रकार का है, ठीक है, पेड़ की लंबाई कितनी है, और जो शाखाएं हैं, शाखाएं वहां पर है या नहीं है। तो आपने बोला जो हर्ब्स थे, जो आपने बोला हर्ब्स थे, इनमें जो तने थे, आपने बोला तने बहुत कोमल थे। ठीक है, और इनमें शाखाएं या तो नहीं पाई जा रही थी, पाई भी जा रही थी तो क्या थी, वहां पे जो शाखाएं हैं वो भी बहुत कोमल थी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला कि तने इतने कोमल थे कि यहाँ पर तनों में भी फोटोसिंथेसिस हो रही थी। आपने इसका एग्जाम्पल पुदीना लिया था, हर्ब्स का। लेकिन आपने बोला जो श्रब है, आपने कहा श्रब में जो तने हैं वो पतले ही हैं, यहाँ भी तने पतले होंगे। आपने कहा जो श्रब होते हैं उनके तने पतले ही हैं अभी, लेकिन कैसे हैं, अब उतने कोमल नहीं है, श्रब के कंपैरिजन में आपने कहा कोमल नहीं है। और जो शाखाएं हैं, आपने कहा कि शाखाएं इनमें पाई जा रही है, ब्रांचेस पाई जा रही हैं। अब लास्ट में आपके पास आए थे पेड़, आपने कहा था कि यहाँ पर जो तने होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, और नेक्स्ट आपने कहा जो ब्रांचेस निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, वो प्लांट के
ऊपर वाले पोर्शन से निकल रही हैं। अब साइज की अगर हम बात करें, आपके तो श्रब बहुत छोटे होते हैं, हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं, और हर्ब्स के कंपैरिजन में जो श्रब है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, और सबसे बड़े आपके ट्री होते हैं। तो आपने सारे कैरेक्टर देख लिए हैं, और आपने देखा क्या कि आप देख रहे हैं, आप अपीयरेंस जैसे आपके पास पेड़ की अपीयरेंस आ रही है उसी आधार पर आपने पेड़ को क्या किया है, यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। जबकि जब आप किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं तो आपने कौन कौन से ग्रुप पढ़े थे उसमें, कौन कौन से ग्रुप आपने पढ़े थे, आपने बोला था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये वाले पोर्शन आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका आधार क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर, वहां पर उनमें मेन फोकस किया गया था। देखा गया था कि यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी कैसी है, यानी कि यहाँ पर सेल है या टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है। और देखा गया था कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी गई थी। आपने कहा था थैलोफाइटा में हमने शैवाल की बात की थी, और आपने देखा था कि जो शैवाल होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। देखा गया था कि हैबिटाट क्या है इनका, इन सबका सबसे पहले आपने हैबिटाट ही देखा था। आपने कहा था इनका हैबिटाट क्या होगा, ये एक्वेटिक होते, कंप्लीटली एक्वेटिक आपने बोला था, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपने ब्रायोफाइट्स की बात की थी, तो ब्रायोफाइट्स को आप क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ किंगडम प्लांटी। एम्फीबिया समझते हैं क्योंकि आप किंगडम एनिमेलिया को पढ़ चुके हैं। एम्फीबिया का नेचर क्या होता है, आपने कहा वो जल में भी रहते हैं तो वो स्थल में भी रहते हैं, वो दोनों जगह रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा वैसे ही ग्रुप था कि इसके जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, भूमि में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है। अगर स्थल में पाए जा रहे हैं तो मॉइस्चर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तीसरा जब आपने टाइडोफाइट्स का था, आपने कहा था कंप्लीटली टाइडोफाइट्स हमारे पास कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि ये क्या पाए जाते हैं, भूमि में पाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मॉइस्चर तीनों के लिए चाहिए। आपने बोला था अगर यहाँ पर क्या कराना है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करानी है, रिप्रोडक्शन में आपने कहा पॉलिनेशन जब हो रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन के लिए इन तीनों ग्रुप के पास पानी होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर होनी चाहिए, बिना मॉइस्चर के ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपने कहा था टेरिडोफाइट्स कहाँ होते हैं, शेडी एरियाज में होते हैं, घने जंगलों में होते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की जब बात आई, आपने कहा यहाँ तक आपको फूल नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी तक फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अब फूल और बीज आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। टाइडोफाइट्स में आपको टिश्यू देखने को मिले हैं, और ब्रायोफाइट्स में आपको ऑर्गन जैसी संरचनाएं देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में देखें, दोनों प्रकार की क्लासिफिकेशन में आप देखें, बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एनिमल में आपने पढ़ा था, अगर आप एनिमल को देखेंगे तो आपने कहा अलग अलग आपके पास क्या आते हैं, फाइलम आते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग फाइलम आपके पास आते हैं, आपने कहा कि आपने प्रिमिटिव फाइलम से लेकर सबसे एडवांस फाइलम तक की बात की थी। आपने कहा था जो प्रिमिटिव फाइलम है आपका वो कहाँ पे पाया जा रहा है, पानी में होता है, और जो सबसे एडवांस फाइलम है वो आपका स्थल में पाया जा रहा है, ठीक है। इनमें क्या है, इनके बॉडी में जो बॉडी है, इनकी बॉडी किस प्रकार की है, शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, इनमें जर्म लेयर कौन सी पाई जा रही है, बॉडी कैविटी किस प्रकार की पाई जा रही है, डाइजेशन किस प्रकार का यहाँ पे है, सिमेट्री किस प्रकार की पाई जा रही है, ये सारे आधार आपने देखे थे। देखिए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रही हूँ इन सारे शब्दों का मतलब आपको पता होगा कि सिमेट्री क्या है। कितने प्रकार की सिमेट्री हमने बोलते, आपने कहा था एसिमेट्री हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सबसे एडवांस जो होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब आपने कहा सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी कैसे, आपने कहा एसिलोमेट और सीलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। फिर से सीक्वेंस की बात करें तो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सीलोमेट, तीन अलग अलग कैटेगरी हो गई है। जर्म लेयर की बात करें तो आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डाइजेशन की बात करें, आपने कहा डाइजेशन कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, डाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लिंगी है या द्विलिंगी है। तो ये सारे कैरेक्टर हमने देखे थे, और उसके आधार पर आपने एनिमल को क्या किया था, अलग अलग फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन यहाँ पर एनिमल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड है और वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। इजी था, बहुत सिंपल से क्या थे। अगर हम देखें यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से दिया गया था, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसी के बाद आपके पास क्या आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। क्लियर है इतनी बात।
क्या बोला गया है आपको? एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि अरस्तु वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या क्या इन्होंने? ही यूज्ड simple morphological character to classify plant into trees, shrub and herbs. He divided the animals into two groups, one with red blood and one without. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर देखा, उन्होंने पौधों को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में वर्गीकृत करने के लिए सरल रूपात्मक लक्षणों का उपयोग किया। देखिए, रूपात्मक मतलब जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, इंटरनल कैरेक्टर को नहीं लिया बल्कि एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? इन्हें डिवाइड किया। उन्होंने जो जंतु होते हैं उन्हें दो समूह में विभाजित किया, एक लाल रक्त वाला समूह और दूसरा बिना रक्त वाला समूह। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला? लीनियस इंट्रोड्यूस्ड अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स respectively. Plants and animals include Plantae and Animalia. Plantae and Animalia respectively. Plant and animals. Birds. This classification does not classify यूकैरियोट and प्रोकैरियोट्स। अब आपने क्या बोला? सबसे पहले जब अरस्तु ने यहाँ पर क्या किया? डिवाइड किया था। तो अरस्तु ने क्या किया था? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड किया था। अब दूसरे वैज्ञानिक हमारे पास क्या है? लीनियस आए। तो लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण पेश किया जिसमें पौधे और जानवरों को क्रमशः प्लांटी और एनिमेलिया शामिल हैं। लेकिन यह वर्गीकरण यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताता है। अब आप समझ रहे हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जब आपने बात की थी किसकी? मोनेरा की। जब आपने बात की थी मोनेरा की तो आपने क्या बोला था? प्रोकैरियोट है मोनेरा। ठीक है, और जब आपने बात की थी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। ठीक है, आपने बोला था जो मोनेरा यहाँ पर होगा वो कैसा होगा? प्रोकैरियोट होगा। कैसा होगा? प्रोकैरियोट होगा। आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? आपने बोला कि लीनियस ने क्या किया यहाँ पर? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को यहाँ पर क्या किया? क्लासिफाई किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को यहाँ पर क्या किया? क्लासिफाई नहीं किया। और सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया। देखिए, तो आपने बोला क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है और ये चारों जो आपके पास क्या आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमने क्या बात की थी? आपने बोला जो प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, और इनमें क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पाई जा रही है। और जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसके अलावा ये नहीं बताया गया कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की आपने बात की है। ठीक है, आप हर एक किंगडम की बात करेंगे तब आप वहां पर पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं की। और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक की बात नहीं की गई। अब आपने क्या बोला? अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी? पोषण की, तो आपने कहा कि ये दोनों क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप भी होते हैं मोनेरा में। ठीक है, लेकिन प्लांटी में आपने कहा ये ऑटोट्रॉप होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर ये ऑटोट्रॉप हुए तो आपने कहा ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा आपने बोला यहाँ पर अगर हम फंजाई और अगर हम एनिमेलिया की बात करते तो आपने कहा ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप होते हैं। ठीक है, पढ़ ले। Therefore, the system was found to be less significant as it did not include more features. यानी कि आपको ये बोला गया है, इसलिए सिस्टम को कम महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इसमें अधिक सुविधाओं का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ज्यादा जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो बताए नहीं गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो किंगडम तो मिल गए हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया तो मिल गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें से यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जा रहा है, या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। तो इसीलिए इस प्रकार की क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप देखिए किस प्रकार से आप अपने आंसर को करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला गया है? Thus, the classification of living organism has undergone several changes. ठीक है, इस प्रकार जीवित जीवों के वर्गीकरण में कई परिवर्तन हुए।
R.H. Whittaker introduced a 5 kingdom classification. ठीक है, आपने क्या पढ़ा? R.H. Whittaker introduced a 5 kingdom classification. यानी कि R.H. Whittaker ने 5 जगत वर्गीकरण आपके सामने पेश किया. कौन कौन से आपके पास किंगडम आए हैं? इंक्लूडिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ठीक है, एनिमेलिया. Some of the characteristics include in this classification are the structure of cell. अब ध्यान दीजिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आपके पास आया है उसके आपके पास क्या क्या आधार आए हैं इस बेसिस पे आपको बताया गया है. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि आपने बोला इस वर्गीकरण में शामिल कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि कोशिका की संरचना फर्स्ट. सेकेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कैसी है? शारीरिक संगठन किस प्रकार का है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, यानी कि पोषण का तरीका क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि प्रजनन का तरीका क्या है? और एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और जीवों को वर्गीकृत करने के लिए फाइलोजेनेटिक संबंध. कितने आपके पास आए हैं बेसिस यहाँ पर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं एक बार. आपने बोला पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है. 5 बेसिस आपके पास आई हैं. ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी आपने क्या बोला होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपको बताया गया कि सेल किस प्रकार की होगी, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है. सेकेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या पढ़ा होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कहा कि सेलुलर लेवल है, कोशिकीय स्तर है, यानी कि कोई जीव है उसमें सिर्फ कोशिका पाई जा रही है या उसमें ऊतक पाए जा रहे हैं या उसमें अंग बन गए हैं या उसमें अंग तंत्र बन गया है. तो आप क्या मानेंगे कि जो कोशिकीय स्तर का होगा जिसका शरीर और जिसका ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र लेवल का होगा, दोनों में से एडवांस ये वाला होगा जिसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है. तो आप क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट को देख रहे हैं. नेक्स्ट आपने बोला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका क्या होगा, रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होगा. ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होंगी यहाँ पर. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपने बोला टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म. सब्सिक्वेंटली a 3-domain system was proposed which divide kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotes kingdom in the 3rd domain, thereby classifying the 6th kingdom. इसके बाद क्या हो गया? 3 डोमेन प्रणाली प्रस्तावित की गई जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में विभाजित किया गया. शेष यूकैरियोटिक किंगडम को, राज्य नहीं होंगे किंगडम होगा. ठीक है, किंगडम या जगत जिसे आप कहते हैं, क्या कहेंगे? जगत. जगतों को तीसरे डोमेन में छोड़ दिया गया जिसे 6 राज्य वर्गीकृत किया गया. अब आपने जब किसके मोनेरा के बारे में पढ़ा तो आपने कहा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है. तो क्योंकि किंगडम मोनेरा यहाँ पे क्या है? प्रोकैरियोट है, बाकी अदर आपके पास यूकैरियोट्स आते हैं. तो इस प्रकार से क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया. आपको क्या करना है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है. किस किस की बतानी है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया. तो सबसे पहले बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में. आपने कहा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स, चीज एंड कर्ड. ठीक है, सिंपल सा क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके पास आए हैं. आपने कहा जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, परपोषी बैक्टीरिया होते हैं, उनका यूज आप विटामिन के प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चीज और कर्ड के प्रोडक्शन के लिए करते हैं. They have fixed nitrogen and are used in the formation of a humus. नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे, ह्यूमस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. सेकेंड अब आपके पास आता है आर्की बैक्टीरिया. आपने कहा आर्की बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन. आर्की बैक्टीरिया बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं और क्या करते हैं? बायो क्लीनिंग ऑफ माइंस. चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो है फाइंड आउट व्हाट द टर्म्स एल्गे ब्लूम एंड रेड टाइड्स सिग्निफाई. यानी कि एल्गल ब्लूम क्या होते हैं और रेड टाइड्स क्या होते हैं.
क्वेश्चन है कि पता लगाएं कि शैवाल, प्रस्फुटन और लाल ज्वर शब्द क्या दर्शाते हैं, इनका अर्थ क्या है। आपने बोला एल्गल ब्लूम्स आर फाउंड इन अ कंटामिनेटेड वाटर, दे आर एन ओवरग्रोथ ऑफ एल्गी, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। देयर ग्रोथ लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। अब देखिए क्या होता है। आपने बोला जो शैवालीय फूल होते हैं या फिर जैसे एल्गल ब्लूम आप कह रहे हैं, वो क्या होते हैं, दूषित जल में पाए जाते हैं। वे शैवाल विशेष रूप से नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि है। इनके बढ़ने से जल प्रदूषण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो एल्गल ब्लूम क्या हुआ कि जो एल्गी की बहुत ज्यादा आपको क्या ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे आप एल्गल ब्लूम कहते हैं। नेक्स्ट आपने बोला rapid multiplication of red pigmented dinoflagellates such as a gonolax gives the sea red color, the phenomenon known as a red tides. These algae produce a toxin that kills fish and other aquatic organisms. तो दूसरा जो शब्द आपके पास है, आपने कहा गोनोलैक्स जैसे लाल वर्णक डायन फ्लैजलेट्स का तेजी से जो गुणन होता है, गुणन का मतलब क्या होता है, तेजी से ये क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, संख्या में वृद्धि का मतलब होता है कि क्या होंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई होंगे और अपने नंबर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। समुद्र को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं एकदम से। जब इनका क्या, इनकी क्वांटिटी जब बढ़ती है तो समुद्र आपको लाल कलर का दिखता है। क्यों लाल कलर का दिखेगा, क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, और आपको कैसा दिखेगा, जो सी होता है, समुद्र होता है, वो आपको लाल कलर का दिखने लगता है। घटना को आप लाल ज्वर के रूप में जानते हैं। ये शैवाल विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो मछली और अन्य जलीय जीवों को मार देते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों का मतलब समझ आया, एक बार आप पढ़िए। चलिए, तो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।